एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया एल परिपथ, आर परिपथ और सी परिपथ। अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। फटाफट से यहाँ पर हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे कि एल परिपथ क्या है, आर परिपथ क्या है, कैसे याद रखना है, कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर है जो हम लोगों को याद रहना ही चाहिए, जिससे हम एक नया कॉन्सेप्ट एल सी आर परिपथ, एलसीआर परिपथ मतलब कि ऐसा एक परिपथ बनाएंगे जिसके अंदर एक प्रेरकत्व कुंडली एल जुड़ी होगी, एक संधारित्र सी जुड़ा होगा और प्रतिरोध आर जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ हम लोगों को कंप्लीट करना है, लेकिन फटाफट से रिवीजन करना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। देन इसके बाद जो हमारा एलसीआर परिपथ का कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आती है, इसके पहले की क्लासेस आप लोगों ने अटेंड की है, इसके पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने लगाई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको एलसीआर समझने में। बेसिक बेसिक और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि एक आर प्रतिरोध आर को जब हम एक परिपथ में जोड़ेंगे, तब धारा और वोल्टता के बीच में, धारा और वोल्टता के बीच में मान क्या आता है, मतलब धारा का मान क्या होता है, करंट प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। तो हमने क्या किया, प्रत्यावर्ती धारा को यहां पर लाने के लिए, इस परिपथ में लाने के लिए एक प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, तो इससे जितनी धारा निकली वो किसके अंदर गई, आर के अंदर। अब देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का हमारे पास इक्वेशन याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, V = V0 sin ओमेगा t। तीनों क्वेश्चन में एल में, सी में और आर में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ हमारा टारगेट है कि हमको आई नॉट की वैल्यू चाहिए, मतलब कि आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा जो कि धारा का शिखर मान है, आई प्रत्यावर्ती धारा और धारा का शिखर मान आई नॉट का हमको मान चाहिए था, हमारा टारगेट यही था। और फेजर आरेख बनाना है, तो फेजर आरेख कला के ऊपर बनता है, कोण के ऊपर बनता है, जो कि हम आई की इक्वेशन फाइंड करने के बाद, आई मतलब प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन, आई इक्वल जो भी निकलती है उसमें जो कला निकलती है जिसको हम ओमेगा टी बोलते हैं, वहां से हम फेजर आरेख को यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो जब हमने आर परिपथ कंप्लीट किया तो V = V0 sin ओमेगा t, ओम के नियम से हम लोगों ने V = IR लाया, I = I0 sin ओमेगा t हम लोगों ने फाइंड किया है। अब ये हमारा एक परिपथ बना हुआ है, इसके अंदर क्या पता चलता है कि I व V साथ साथ है, मतलब कि जो धारा I की इक्वेशन हम लोगों ने लिखी वही V की इक्वेशन भी है, मतलब कि जो हमारे पास V की इक्वेशन है वही धारा I की इक्वेशन है। तो I = I0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो ओमेगा t है, इसमें और इसमें दोनों में कला सेम है, दोनों में फेज सेम है, दोनों का जो कलांतर है, दोनों के मध्य जो कलांतर है वो 0 है, और I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R हम लोगों ने फाइंड किया है। जब प्रतिरोध R किसी परिपथ में लगाया है, उसका फेजर आरेख कैसे बनाए, उसका फेजर आरेख ये हम लोगों ने बनाया है कि माना कि ये V नॉट के लिए है, चूंकि दोनों में I और V वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर समान है, दोनों का डायरेक्शन समान है। अब जब दोनों का डायरेक्शन समान है, मतलब कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोध लगा होगा तो वोल्टता का जब शिखर मान होगा तब ही धारा का शिखर मान होगा, दोनों का डायरेक्शन, दोनों की दिशाएं समान होगी, ये हमको प्रतिरोध आर बताता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। एल परिपथ में जब हम लोगों ने कंप्लीट किया तो एल परिपथ के अंदर V = V0 sin ओमेगा t, मतलब कि एक प्रेरक कुंडली या प्रेरकत्व को जब हम लोग इसके अंदर एक परिपथ के अंदर लगाते हैं और उस परिपथ के अंदर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगाते हैं, जिससे इसके अंदर विद्युत धारा I बहने लगती है, और जब इसके अंदर विद्युत धारा I बहने लगती है तब यहां पर हमारे पास जब I का मान आता है तो वो होता है I नॉट sin ओमेगा t - π/2। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, I इक्वल जो I है, I इक्वल I नॉट sin ओमेगा t माइनस, अब आप लोग यहां से देख सकते हो कि I इक्वल I नॉट sin ओमेगा t - π/2 हम लोगों ने फाइंड किया था। इसका मतलब जो I है V से π/2 पीछे है, I जो है V से π/2 पीछे है, या V जो है I से 90 डिग्री आगे है, π/2 का मीनिंग 90 डिग्री आगे का होना। अब प्रतिघात, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होगा या संधारित्र C लगा होगा तो प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात बोलते हैं और उसको XC से डिनोट करते हैं, और X से डिनोट करते हैं। XC हम लोगों ने संधारित्र के लिए लिया है, और XL क्या हो जाएगा, जब एक प्रेरक कुंडली L लगी होगी तो XL की वैल्यू हम लोगों ने निकाली ओमेगा L। यहां से आप लोग याद रखिएगा XR की वैल्यू, यहां से आप लोग याद रखिएगा XL की वैल्यू, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। पूरा फाइंड किया हम लोगों ने, I नॉट की वैल्यू V नॉट अपॉन ओमेगा L। और ये वाला इसका फेजर आरेख, ये वाला इसका फेजर आरेख जो हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट किया है, फेजर आरेख। अब देखिए फेजर आरेख बनाए, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L जुड़ा होगा तो फेजर आरेख ये बनेगा। और देखिए फेजर आरेख इसलिए क्यों बनाया, क्योंकि माना कि ये V नॉट के लिए है, V नॉट के लिए वोल्टता के लिए है। अब यहां पर हमने I = I नॉट sin ओमेगा t - π/2 निकाला, इसका मतलब कि जो I है, धारा I जो है
वो वोल्टता V से, किसमें, जब किसी परिपथ में L लगा है उससे π/2 डिग्री पीछे है, मतलब 90 डिग्री पश्चिगामी है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख दी हुई है, ये आप लोग चेक कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब हम एलसीआर परिपथ को जो कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए, लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया सी परिपथ, तो सी परिपथ के लिए मैं फेजर आरेख आप लोगों को बना देता हूं। सी के लिए हम लोगों ने आई की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया, देन इसके बाद आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इसको देखकर और v इक्वल v नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि जब किसी परिपथ में संधारित्र C लगा होगा तब धारा I का मान वोल्टता V से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। अब जब 90 डिग्री अग्रगामी होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको, ये हमने बनाया एक एक्सिस हमारा, ये y एक्सिस हमारा, ये हमारा x एक्सिस, और ये बनाया हम लोगों ने v नॉट के लिए, ये वाला जो कला है ये ओमेगा टी, ठीक है, ये ओमेगा टी। अब π/2 ओमेगा टी प्लस π/2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा बना देंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे आई नॉट, एंड देन यहां पर हम लोगों ने कर दिया इसको ये फेजर आरेख बनाने के लिए। इसका मतलब जब किसी परिपथ में संधारित्र C लगा होगा तो संधारित्र C जब लगा होगा तो धारा I का मान वोल्टता V से 90 डिग्री कला कोण में अग्रगामी होगा, और उसके लिए फेजर आरेख ये बनेगा। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि धारा I वोल्टता V से 90 डिग्री अग्रगामी है या आगे है, या वोल्टता V धारा I से 90 डिग्री पश्चिगामी है, पीछे है। और ये तीनों डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट किए, तीनों डेरिवेशन का ये बेसिक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों डेरिवेशन का सार है। अब जब हम इसी क्लास में LCR परिपथ, मतलब कि जब हम श्रेणी क्रम में LCR परिपथ को जोड़ेंगे तब उसमें प्रतिबाधा का व्यंजक क्या होता है, धारा का शिखर मान क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, अनुनाद की क्या कंडीशन बनती है, अनुनाद का मतलब कि धारा का अधिकतम मान किस पोजीशन पर होगा, ये हम लोग सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। तो फटाफट से आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, समझिए और देखिए इसको, जितने अच्छे से आप लोग इसको समझ पाओगे उतने अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को LCR का कंप्लीट करवाऊंगा। इसी क्लास में हम लोग LCR का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। इसको मैं मिटाता हूं और अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा LCR परिपथ। LCR परिपथ बहुत अच्छे तरीके से एक ही क्लास में जितने अच्छे से आप लोग समझ पाओ उतना अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को समझ सकूं और आपके हिसाब से और दूसरे क्वेश्चंस पर पूरे के पूरे डाउट क्लियर कर सकूं और आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से बनाने में, उसको सही करने में आपकी मदद कर सकूं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को कंप्लीट करना है LCR परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली L, यहां पर ये है प्रेरक कुंडली, ये हमारे पास संधारित्र और ये हमारे पास एक प्रतिरोध। जब तीनों चीजें एक श्रेणी क्रम में लगी होगी किसी परिपथ में और उसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती वोल्टता से, तब क्या कंडीशन बनेगी, हमारे पास प्रतिबाधा का मान क्या आएगा और फाई का मान कितना होगा, ये हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है। ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास प्रतिरोध R, ये है प्रेरक कुंडली L और ये है संधारित्र जिसकी धारिता C है। अब दोस्तों एक चीज याद रखना है, यहाँ पर तीनों के बारे में मैं आप लोगों को अलग अलग एक एक क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तीनों की कंडीशन समझा चुका हूँ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया V इक्वल V0 sin ओमेगा t, तो इसके अंदर विद्युत धारा जो कि प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित हुई और तीनों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा I ही यहाँ पर बटेगी और यहाँ पर कुछ धारा बट जाएगी, यहाँ पर कुछ धारा बटेगी, यहाँ पर कुछ धारा बटेगी। मतलब तीनों में जो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होगा वो होगा V इक्वल V0 sin ओमेगा t से, और धारा I तीनों में समान रूप से बटेगी, ये याद रखना है। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें I3, जो करंट इसमें चलेगा साथ साथ तीनों में ऐसा चलेगा। तो जो प्रतिरोध R है उसकी वोल्टता ये हो जाएगा VR, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रतिरोध पर वोल्टता VR इक्वल होता है IR, ये आप लोग याद रखिएगा, VR इज इक्वल्स टू IR। इसके बाद हम लोग बात करेंगे VN, मतलब कि इस पर वोल्टता, प्रेरक कुंडली पर वोल्टता VN, और VN इक्वल होता है IXL, और IXL में ये जो XL होता है ना, IXL में ये XL होता है, इसका मतलब होता है ओमेगा L। यहाँ पर VC संधारित्र C पर वोल्टता, VC संधारित्र पर वोल्टता, ये हो जाएगा VC संधारित्र पर वोल्टता VC, और VC इज इक्वल टू होता है IXC। क्योंकि अगर किसी परिपथ में खाली प्रतिरोध R लगा होगा तो उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे, अगर किसी परिपथ में प्रेरक कुंडली L लगी होगी तो उसी को हम लोग प्रतिघात बोलेंगे, और जब किसी परिपथ में प्रेरक कुंडली की जगह पर
एक संधारित्र C लगा होगा तब भी हम उसको प्रतिघात बोलेंगे। लेकिन अगर किसी परिपथ में कोई दो चीजें लगी होगी तब हम उसी प्रतिरोध को, उसी प्रतिघात को प्रतिबाधा बोलेंगे और उसको Z से दर्शाएंगे। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं LCR वाला, तब हम प्रतिबाधा की बात करेंगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं, जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब किसी परिपथ में खाली R लगा होगा, L लगा होगा, C लगा होगा, तब प्रत्यावर्ती धारा का मान या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या कंडीशन बनती है, ये मैंने लिख दिया हुआ है। ध्यान से चेक कीजिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक बार में पूरा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कीजिए। VR तथा I साथ साथ है, इसका मतलब इसके अंदर कोई कलांतर नहीं है। जब V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी तो I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में ओमेगा टी समान आया है। सेकंड केस, VL I से π/2 से आगे है, VL I से π/2 से आगे है, इसका मतलब कि V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी और VL इक्वल VL की जगह पर यहां पर I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो I है, I जो है VL से पीछे है या VL I से π/2 आगे है। थर्ड केस जब C लगा होगा, क्योंकि इन तीनों केसेस के ऊपर ही हम लोग इसके फेजर आरेख को बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे, एंड देन इसका जो परिणामी V नॉट होगा, परिणामी जो मान होगा, परिणामी वोल्टता जो होगी, उसके मान को यहां पर हम निकालेंगे। और देखिए यहां पर जब C लगा होगा तो V इक्वल तो V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साफ साफ लिखा हुआ है VC I से π/2 पीछे है, VC I से π/2 पीछे है, मतलब डेफिनेटली I जो है VC से आगे है, इसका मतलब V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये हम लोगों को याद करना है, ये समझना है। और देखिए अब जब यहां पर हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया, इससे प्रत्यावर्ती धारा इसके अंदर तीनों के अंदर गई, तो तीनों के लिए परिपथ की परिणामी वोल्टता जो बनेगी वो बनेगी VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल्स टू V नॉट, क्योंकि तीनों के लिए हमने यहाँ पर VR, VL और VC यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है कि प्रतिरोध R की वोल्टता, प्रेरकत्व L की वोल्टता और संधारित्र जो उसकी धारिता C है उसकी वोल्टता VR, VL और VC है, तो इसकी परिणामी कितनी निकलेगी, परिपथ की परिणामी वोल्टता निकलेगी हमारे पास V नॉट। ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। ओम का नियम क्या होता है, V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट R। अब डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, डायरेक्ट हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं फेजर आरेख पर। ध्यान से देखिएगा, फेजर आरेख, फेजर आरेख से हम लोग यहां पर समझेंगे VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल्स टू V नॉट, इसकी परिणामी वोल्टता है। फेजर आरेख समझिए, फेजर आरेख पहला वाला कि देखिए यहां पर R और R में जब हम लोगों ने वोल्टता और धारा की बात करी, तो जिस डायरेक्शन में धारा थी उसी डायरेक्शन में इसकी वोल्टता थी V, तो इसको मैं VR लिख रहा हूं। सेकंड केस, जब प्रेरक कुंडली L हम लोगों ने जोड़ी, VL I से π/2 से आगे है, VL धारा I से π/2 से आगे है, मतलब अगर हम धारा की बात करें तो VL आगे है, तो ये बन जाएगा हमारा VL वोल्टता। जब किसी परिपथ में एक प्रेरक कुंडली L लगी होगी, तब धारा का मान वोल्टता मतलब VL से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। आगे कौन है, आगे है VL, तो यहां पर हम इसको ऐसा बना देंगे। धारा के लिए तो हम लोगों ने ये बनाया है। थर्ड केस, जब किसी परिपथ में चूंकि I के लिए हम लोग ये बना रहे, तो जब किसी परिपथ में संधारित्र C लगा होगा, तब वोल्टता VC I से π/2 पीछे है, I से π/2 पीछे मतलब आगे कौन है, आगे है I, तो ये बन गया हमारे लिए, ये बन गया VC और ये बन गया यहां पर I। तीनों के लिए मैंने यहां पर चीजें आप लोगों को बता दी। ये बेसिक फैक्ट है, बहुत अच्छे से समझिए, जितने अच्छे से हो सके उतना अच्छे से फैक्ट क्लियर कीजिए एक बार में, एंड देन उसके बाद वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप लोग अच्छे से एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। सारे बारीक छोटे छोटे जो फैक्ट है इसके मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। सीधा हम बात करते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और यहाँ पर मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लिए, इसके पहले भी सारी चीजें बताइए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं I, तो पहली चीज जब VR और I साथ साथ होते हैं तो हम यहां पर क्या मान सकते हैं, यहां पर हम VR को भी मान सकते हैं, क्योंकि बात हम करेंगे I की। अब बताइए कि जब किसी परिपथ में L मतलब प्रेरक कुंडली लगी होगी, जब किसी परिपथ में VL प्रेरक कुंडली लगी होगी, तब उसकी वोल्टता I से π/2 आगे है, इसका मतलब यहां पर π/2 आगे ये हो जाएगा VL। ऊपर साइड वाला आगे है, नीचे साइड वाला
नीचे साइड वाला पीछे वाली बात होगी। अब देखिए यहां पर दूसरा केस, पहला दूसरा, ये दूसरा केस VL, तीसरा केस देखिए VC I से π/2 पीछे है। मतलब कि जब किसी परिपथ में हम लोगों ने एक संधारित्र C को जोड़ा तब धारा का मान आगे आया, मतलब VC का मान पीछे आया। हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, VC पीछे है या I आगे है, या VC आगे है, VR और I दोनों साथ साथ है, दोनों का डायरेक्शन साथ साथ है। अब देखिए यहां पर VR का मान या धारा I का मान, VC I से π/2 पीछे है, VC I से π/2 पीछे है, VC I से π/2 पीछे है, या I VC से π/2 आगे है। ये इसका फेजर आरेख बनाए। अब देखिए परिणामी हमको वोल्टता चाहिए, तो तीनों की परिणामी वोल्टता के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये बना लेंगे इसकी परिणामी वोल्टता V0, ये वाला एंगल बनेगा फाई, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अब ये VL है, ये VC है, इन दोनों का भी हम लोगों को परिणामी चाहिए, इसमें मान रखने के लिए इन दोनों का परिणामी चाहिए। तो VL और VC का परिणामी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग देखिए कि अगर यहां पर ऊपर साइड 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे साइड यहां पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स या नीचे 15 न्यूटन का फोर्स, तो जब ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो दोनों के लिए परिणामी क्या जाएगा, यहां पर देखिए 20 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन, दोनों का परिणामी, क्योंकि 5 न्यूटन का बल ऊपर साइड ज्यादा लग रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो परिणामी आएगा उसका यहां पर ले लेंगे। तो इन दोनों का परिणामी VL और VC का परिणामी ये हो जाएगा VL माइनस VC, इन दोनों का परिणामी VL माइनस VC, इसको हम ऐसा लिख देते और यहां पर ऐसा कर देते। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया। बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एंड देन इसका जो हम लोग प्रतिबाधा का व्यंजक निकालेंगे, धारा का शिखर मान निकालेंगे, वो हम लोगों को अच्छे से बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का परिणामी क्या निकाला हमने, VL माइनस VC, छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, ये है V0 और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है I और ये है हमारे पास VR। अब एक बात देखिए यहाँ पर I और V0, ये जो है ये परिणामी है, इसके बीच में कितना कोण बना, फाई कोण बना। अब यहाँ से हम इसकी परिणामी वोल्टता का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इतना आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फेजर आरेख को आप लोग अच्छे से समझिए कि क्या कंडीशन बन रही है इसके अंदर, एंड देन मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। इसको कंप्लीट कीजिए, आप लोग इसको समझिएगा, जितने अच्छे से आप इसको देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हमको परिणामी वोल्टता का मान चाहिए, तो परिणामी वोल्टता के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परिणामी वोल्टता के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए परिणामी वोल्टता V0 इज इक्वल्स टू, यहां पर आप लोग लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये V0 है तो देखिए यहां पर हो जाएगा V0 का स्क्वायर इक्वल यहां पर इतना भाग, ये वाला भाग, क्योंकि ये और ये बराबर है तो ये हो गया हमारा लंब, और ये वाला हो जाएगा इसका आधार, और आधार में किसका मान है, VR का, तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये वाला पूरा भाग, क्योंकि यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं किसी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, प्रतिरोध पर वोल्टता, कुंडली पर वोल्टता, संधारित्र पर वोल्टता और ओम के नियम से V0 का मान। तो V0 का मान क्या हो जाएगा, I0। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है R, बट जब किसी परिपथ में प्रतिरोध R लगा होगा तो वो प्रतिरोध कहलाएगा। जब किसी परिपथ में प्रेरक कुंडली L लगी होगी तो वही प्रतिरोध R का मान, उसको हम लोग X से डिनोट करेंगे, जिसको हम प्रतिघात बोलेंगे। वही परिपथ जिसके अंदर संधारित्र C लगा होगा तो उसको हम XC से डिनोट करेंगे, जिसको हम प्रतिघात बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Z। इसका मीनिंग समझिए कि जब किसी परिपथ में एक संधारित्र C, प्रतिरोध R और प्रेरक कुंडली L लगी होगी तब हम उसको प्रतिबाधा बोलेंगे, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर V0 का स्क्वायर तो यह जाएगा हमारे पास I0 और Z पूरे का स्क्वायर। Z इस परिपथ की प्रतिबाधा है जब LCR तीनों एक श्रेणी क्रम में लगे होंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, I0R पूरे का स्क्वायर प्लस यहां पर हम लोग लिखेंगे I0 XL माइनस I0 XC पूरे का स्क्वायर। ये हो जाएगा I0 Z स्क्वायर, ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर, I0 का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस दोनों में से I0 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर मैं यहाँ पर I0 XL माइनस I0 XC पूरे का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, A माइनस B पूरे का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, और उसके अंदर से I0 कॉमन निकालेंगे एंड देन उसके बाद भी हम लोग लिख सकते हैं, तो भी यही वैल्यू आएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ से I0 का स्क्वायर कॉमन निकाला, ये Z स्क्वायर, यहाँ से I0 स्क्वायर कॉमन निकाला, हमारे पास बचा R स्क्वायर प्लस ये बचा हमारे पास XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, Z इज इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया
तो हमारे पास बचा z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर का भी ट्रांसफर कर दिया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी पूरे का स्क्वायर। दोस्तों ये है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, और एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक है यहाँ पर। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, उसके लिए कलांतर का मान निकालिए और धारा का शिखर मान निकालिए। तो हमने यहाँ पर प्रतिबाधा का मान निकाल लिया है, इसके बाद हम कलांतर की बात करते हैं। तो कलांतर देखिए, धारा I और वोल्टता V के मध्य कलांतर फाई है, धारा I और वोल्टता V के मध्य कलांतर फाई है, क्योंकि हमने इसको इसका परिणामी वोल्टता माना है। किसका परिणामी? आर, एल और सी, इसका तीनों का परिणामी माना है। और VL माइनस VC, VL और VC दोनों का परिणामी निकला, VL और VC दोनों का परिणामी निकला, इसलिए V0 किसका? V0 जो है VR, VL और VC का परिणामी है। तब इन दोनों के मध्य कलांतर कितना बना? इन दोनों के मध्य बना कलांतर फाई। तो अब हम किसका मान निकाल लेंगे? इस फाई का मान निकाल लेंगे। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से और इसको कंप्लीट कीजिए। इसके आगे मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे tan फाई की, मतलब कलांतर की बात करेंगे। तो देखिए कलांतर tan फाई इज इक्वल्स टू, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई परपेंडिकुलर ये वाला ये है, तो ये हो जाएगा हमारा VL माइनस VC अपॉन बेस ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास VR। तो tan फाई इज इक्वल्स टू VL की जगह पर XL IXL माइनस IXC अपॉन IR, I कॉमन निकाला, XL माइनस XC अपॉन यहां पर हो जाएगा हमारे पास IR, I से I कैंसिल, tan फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन ये जाएगा R। फाई इज इक्वल्स टू tan का ट्रांसफर कर दिया, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन ये बन जाएगा हमारे पास R। तो ये वोल्टता V और I के मध्य कलांतर है जब किसी परिपथ में LCR, RLC आगे पीछे लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। तब फाई का मान इतना निकला। आई होप दोस्तों यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ता हूं और जो V0 का मान है वो हम कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। देखिए LCR परिपथ में ओम के नियम से और ओम का नियम है V इक्वल IR। जब हम लोगों को I की वैल्यू चाहिए होगी तो यहां पर हो जाएगा I इक्वल V अपॉन R। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास V0, यहां पर हो जाएगा I0, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा I0, ये भी हो गया हमारे पास V0। तो जब धारा का शिखर मान चाहिए तो धारा का शिखर मान I0 इज इक्वल्स टू, धारा का शिखर मान I0 V0 अपॉन R। R का मतलब यहां पर R नहीं होगा, यहां पर होगा Z। तो यहां पर Z की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे हम R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ये है यहाँ पर धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान हम लोगों ने निकाला I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर ब्रैकेट में XL माइनस XC पूरे का होल स्क्वायर। होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को एक बार फिर से समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा क्या हम लोग कर रहे हैं, RLC LCR परिपथ का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा I का मान तीनों के लिए समान होगा। परिणामी क्या होगा? तीनों का परिणामी VL VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल्स टू V0। ये हम लोगों ने V0 निकाला। सबसे पहले फेजर आरेख समझिए, फेजर आरेख के साथ साथ चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। VL माइनस VC ही क्यों हुआ इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताया। फाई कैसे आया, VI यहां पर I और VR कैसे साथ साथ लिखे, इसके लिए छोटे छोटे डायग्राम मैंने आप लोगों को बना दिए। आराम से कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अनुनाद की। अनुनाद के लिए क्या कंडीशन बनती है और अनुनाद का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इतना आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए एंड देन इसके बाद मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। दोस्तों अनुनाद का मतलब क्या होता है? अनुनाद का मतलब होता है I0 के अधिकतम मान के लिए। तो I0 के अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक कीजिएगा। I0 के अधिकतम मान के लिए कि कब I0 का मान अधिकतम हो, धारा का शिखर मान अधिकतम हो जब किसी परिपथ में LCR लगा होगा। तो क्या कर सकते हो आप, यहां से R का कुछ नहीं कर सकते हो, आप XL माइनस XC इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसके पावर में 2 लिखा है, इसके पावर में भी 2 लिखा हुआ है, बट आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि अगर हम XL की जगह पर XC लिख दे और XC की जगह पर XL लिख दे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैं लिख देता हूं XL इज इक्वल्स टू XC। जब XL इज इक्वल्स टू XC तो I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस XL की जगह पर XC माइनस XC पूरे का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। I0 इक्वल V0 अपॉन रूट में क्या बचा, R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा V0 अपॉन R। तो I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन R, I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन R, मतलब कि इसके बटे में डिनोमिनेटर में, ऐसा इसलिए किया क्योंकि V0 के डिनोमिनेटर में छोटे नंबर होना चाहिए था।
छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर मैं 5/2 लिखूँ, 5/3 लिखूँ और 5/4 लिखूँ, तो सबसे ज़्यादा मान किसका आएगा? इसका आएगा। 5/2 का सबसे ज़्यादा मान आएगा, 5/3 का मान उससे कम आएगा, 5/4 का मान उससे कम आएगा, क्योंकि हम अंश में छोटी संख्या से भाग दे रहे। अंश में यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या ली, अंश में यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या ली, तो हम यहाँ पर हम क्या कर सकते थे ताकि डिनोमिनेटर के नंबर को कम कर सके? तो डिनोमिनेटर का जो नंबर है, बटे के जो नंबर है एक्सएल माइनस एक्सी, इसमें हमने क्या देखा कि एक्सएल को अगर एक्सी के इक्वल रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आई नॉट का मान कितना आएगा? वी नॉट अपॉन आर आएगा। और ये धारा का अधिकतम मान होगा जब किसी परिपथ में LCR लगा होगा, जब किसी परिपथ में एक प्रतिरोध R लगा होगा, प्रेरक कुंडली L लगी होगी और एक संधारित्र C लगा होगा, तब इसका मान एकदम अधिकतम होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? V नॉट अपॉन R। आगे हम लोग बात करते अगर यदि XL इज इक्वल्स टू XC हुआ, तो XL की वैल्यू कितनी होती है? XL की वैल्यू होती है ओमेगा एल और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। तो देखिए यहां से इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास LC। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/रूट में आ जाएगा हमारे पास LC। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू मतलब कि हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली है? आवृत्ति निकाली है। तो आवृत्ति निकली हमारे पास 1/रूट में LC। आवृत्ति हम लोगों ने निकाले 1/रूट में LC, और इस आवृत्ति को हम लोग बोलेंगे अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति बोलेंगे हम लोग, अनुनादी आवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी रखा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी रखा। अब जब V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी रखा, हमको अनुनादी आवृत्ति चाहिए। जब RLC होगा तो हमको इस ओमेगा की जगह पर कितना रखना पड़ेगा? इस ओमेगा की जगह पर हमको रखना पड़ेगा 1/रूट में LC। इस ओमेगा की जगह पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? 1/LC। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/LC हम लोगों को रखना पड़ेगा। और दोस्तों ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πf। तो जब हम यहां पर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf इक्वल 1/रूट में LC, तो दोस्तों f की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, तो यहां से मैं f की वैल्यू निकाल रहा हूं, f की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2π रूट में LC, 1/रूट में 1/2π रूट में LC, 1/2π रूट में LC। इतना आप लोगों को याद रखना है। ये हमारे पास आवृत्ति है, और एक हम लोगों ने अनुनादी आवृत्ति निकाली जो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट में LC है। और अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हमको अधिकतम आई नॉट का अधिकतम मान चाहिए, तो हमको किसको किसके इक्वल रखना है? XC को XL के इक्वल रखना है। तब हमारे पास क्या आएगा? V नॉट अपॉन R। और जब हमको अनुनादी आवृत्ति चाहिए तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोग कितना रख सकते हैं? 1/रूट में LC। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ये है हमारा LCR परिपथ का पूरा डेरिवेशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को रिवीजन भी करवा दिया। L क्या होता है, C क्या होता है, R क्या होता है, तीनों का रिवीजन भी करवा दिया और सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दी। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए कंप्लीट कर पाऊँ और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। दोस्तों एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस बीच आप लोगों को अपनी तैयारी पर फोकस करना है कि रिविजन ज़्यादा करना है। जितने अच्छे से आप लोग रिविजन करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा, क्योंकि रिविजन ही सब कुछ होता है और रिविजन से ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।